हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग मास्टर्स की कैप्सूल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है आपका ग्रेविटी डैम। इसके जो डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और इस लेक्चर में हम इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और कम से कम टाइम में डायरेक्टली उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो ऑलरेडी ग्रेविटी डैम के लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और जो स्टार्ट भी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी डैम होते क्या है। तो ऐसे डैम जिसमें जितने भी फोर्सेस एक्ट करते हैं उन सभी फोर्सेस को रजिस्ट किया जाता है उसके खुद के भार के द्वारा, दैट इज ड्यू टू इट्स ओन वेट या सेल्फ वेट। तो ऐसे डैम्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम। अब अगर मैं ग्रेविटी डैम की बात करूं तो ग्रेविटी डैम आपके तीन टाइप के होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। अगर आपकी 100 फीट से कम हाइट है ग्रेविटी डैम की तो ऐसे ग्रेविटी डैम को हम बोलेंगे लो ग्रेविटी डैम। अगर हाइट आपकी 100 फीट से 300 फीट के बीच में जाती है इसको हम बोलते हैं मीडियम ग्रेविटी डैम। और अगर आपकी ग्रेविटी डैम की हाइट 300 फीट से ऊपर जाती है तो ऐसे ग्रेविटी डैम को हम बोलते हैं हाई ग्रेविटी डैम। अब हमने बात करा था जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे उन सबको रजिस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, उसके खुद के भार के द्वारा। तो बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फोर्स होते हैं। तो सबसे मेन और मेजर फोर्स जो एक्ट करता है ग्रेविटी डैम में वो आपका होता है वाटर का प्रेशर, दैट इज वाटर प्रेशर फोर्स। तो हम बात करें अगर वाटर के प्रेशर की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहां पर होती है और कितनी होती है, और मिनिमम कहां पर होती है और कितनी होती है, ये सभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वाटर के प्रेशर की वो बॉटम पे होती है और दैट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच, और जो मिनिमम होती है दैट इज इक्वल टू 0 और वो कहां पर होती है, फ्री सरफेस में। अब ये टोटल जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाटर के प्रेशर की वजह से वो कितना एक्ट करता है, दैट इज हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, जो इस फिगर का एरिया ही होता है, और ये एक्ट करता है H/3 फ्रॉम द बेस। तीसरी चीज इसमें आपसे पूछी जाएगी जो प्रोफाइल रहती है वो किस तरीके की रहती है, तो ये आपकी रहती है राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो आपका इसमें दूसरा फोर्स आता है दैट इज आपका अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। तो इसमें भी दो केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। तो जब आपकी ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं कराई है और जब आपकी ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कराई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब आपने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कराई है तो उस टाइम पे जो अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू है उस फेस पे बताओ जहां पर आपने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कराई है वहां पर कितनी होगी। तो वो होगी 1/3 ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर एट दैट ऑफ हील प्लस 2/3 ऑफ टू। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हील और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टू। ठीक है, तो जो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर होगा उस पेज में जहां पर हमने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कराई है तो वहां पर कितना होता है, 1/3 ऑफ हील प्लस 2/3 ऑफ दैट ऑफ टू। तीसरा आपका जो सिल्ट का प्रेशर है, सिल्ट का प्रेशर मतलब जो सिल्ट के द्वारा लगाया जाएगा, तो यहां पर आपका जो सिल्ट प्रेशर होता है दैट इज हाफ के ए गामा सबमर्ज इनटू एचएस का स्क्वायर। के ए यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। बाकी वही चीज है, एचएस आपकी हाइट ऑफ सिल्ट है, जैसे वाटर का प्रेशर एक्ट कर रहा था वैसे ही एक्ट करेगा। और गामा सबमर्ज क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है इंपॉर्टेंट दैट इज अर्थक्वेक प्रेशर फोर्स। अब अगर अर्थक्वेक प्रेशर की फोर्स की बात करें तो अर्थक्वेक किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, इट कैन आइदर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इट कैन आइदर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए, सॉरी किसी भी डायरेक्शन में आ जाता है, पर रिजॉल्व करने के लिए दो ही कंपोनेंट लेते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक की वजह से वो जनरली 0.1 से 0.2 टाइम ऑफ जी होता है और इसी का 75% होता है वर्टिकल एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं कि आपका जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे ग्रेविटी डैम के ऊपर। तो अगर आपका वर्टिकल एक्सीलरेशन को हम पहले ले लें तो वर्टिकल एक्सीलरेशन में भी दो केसेस आएंगे, अगर आपका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ को हो रहा है और दूसरा अगर नीचे की तरफ को हो रहा है। ठीक है, अगर आपका एक्सीलरेशन कहां की तरफ को हो रहा है, ऊपर की तरफ को हो रहा है, तो ऊपर की तरफ को हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स कहां की तरफ को लगेगा, नीचे की तरफ को, क्योंकि इनर्शिया फोर्स हमेशा क्या लगता है, अपोजिट लगता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को क्या करना चाहता है, रिटेन करना चाहता है। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स और लग रहा था नीचे की डायरेक्शन में दैट इज उसका सेल्फ वेट। तो इस केस में जो इफेक्टिव वेट होगा डैम का वो बढ़ जाएगा, बट आपकी स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी पर स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे इस केस में। दूसरा केस क्या होगा, अगर आपका एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन में होगा तो आपका जो इनर्शिया फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ को लगेगा और इनर्शिया फोर्स ऊपर की तरफ को लगेगा, वेट नीचे की तरफ को लग रहा, तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्टिव वेट डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी घट जाएगी और
स्टेबिलिटी पे ही तो सारी चीजें टिकी है। तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो यही कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन भी होगी वर्टिकल एक्सीलरेशन में। तो ध्यान देना, इसका एग्जांपल आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो जो लिफ्ट वाला एग्जांपल है। तो लिफ्ट में अगर आप ऊपर को जाते हो तो आपको अपना वेट भारी महसूस होता है, क्योंकि आपका अपवर्ड एक्सीलरेशन ऊपर को हो रहा, बट आपका जो वेट है इनर्शिया फोर्स नीचे की तरफ को लग रहा, तो आपको क्या महसूस होगा, भारी। और अगर आप नीचे की तरफ को आते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है, क्योंकि आपका इनर्शिया फोर्स कहां की तरफ को लग रहा होता है, ऊपर की। तो क्रिटिकल कंडीशन तब होगी जब आपका एक्सीलरेशन कहां की तरफ को हो रहा होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि इस समय इफेक्टिव वेट डिक्रीज हो जाएगा। और कितने अमाउंट से होगा, W माइनस W/G, M इंटू एक्सीलरेशन। तो M इंटू एक्सीलरेशन ही आपका क्या होता है, इनर्शिया फोर्स, और एक्सीलरेशन क्या है, वर्टिकल अल्फा V। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के अंदर भी दो केस आएंगे, या तो आपका जो डैम है रिजर्वॉयर की तरफ को मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम द रिजर्वॉयर मूव कर रहा है। तो अगर आपका डैम अवे फ्रॉम द रिजर्वॉयर मूव कर रहा है तो कोई बात नहीं, केवल और केवल एक फोर्स लगेगा, दैट इज इनर्शिया फोर्स। ठीक है, जो अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाहेगा। बट अगर जो हमारा रिजर्वॉयर है, सॉरी जो डैम है, वो रिजर्वॉयर की तरफ को एक्सीलरेट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा वाटर है उसके प्रेशर में एक मोमेंट्री इंक्रीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक मोमेंट्री इंक्रीज आ जाएगा, और उसके वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फोर्स। तो ध्यान दें, जो शांत वाटर के द्वारा, स्टेबल वाटर के द्वारा फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और जब उसी वाटर में एक मोमेंट्री इंक्रीज आ रहा है और उसके वजह से वो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है डैम की बॉडी में, उस फोर्स या उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फोर्स। ठीक है। और ये कितना एक्ट करता है, ये बताया था एक साइंटिस्ट थे वॉन कॉर्मन। तो वॉन कॉर्मन ने इसकी वैल्यू दी थी 0.555 KH गामा W H स्क्वायर। ठीक है। और ये एक्ट करता है 4H/3π। अब बच्चों को सबको ये 4H/3π सबको पता है, तो 4H/3π को अगर आप चेंज करोगे तो 0.424H। ठीक है, तो इस टर्म में भी आ जाता है, तो आप 4H/3π मत ढूंढते रह जाना। दूसरी बात, यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अगर आपका वर्टिकल एक्सीलरेशन हो रहा है तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, तो आप बोलोगे इनर्शिया फोर्स एक्ट करता है। वो कहेगा अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो रहा है तो कौन सा एक्ट करता है, तो आप बोलोगे इनर्शिया एज वेल एज हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फोर्स। तीसरा जो फोर्स, लास्ट जो फोर्स, इसके अलावा मेजर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज वेव प्रेशर। तो 651-1972 में सारा विवरण दिया है, वेव प्रेशर कितना एक्ट करेगा, कैसे करेगा, कहां कहां पर करेगा, ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिकेशन में दी हैं, इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हाइट ऑफ वेव होती है वो कैसे निकालते हैं, तो वो डिपेंड करेगी फेच डिस्टेंस पे। और फेच डिस्टेंस क्या होती है कि जहां से आपके रिजर्वायर से, सॉरी डैम से जहां तक आपको एक स्ट्रेट लेंथ दिख रही है, तो दैट इज नोन एज फेच डिस्टेंस। तो अगर आपकी जो फेच डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर से ज्यादा है तो सिंपल हाइट ऑफ वेव निकालने का फॉर्मूला है 0.032 √VF। एफ तो आपकी फेच डिस्टेंस होगी किलोमीटर में, और वी जो है आपकी विंड वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में। और वहीं अगर ये वाला आपसे रैंडम पूछ सकता है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आपकी फेच डिस्टेंस 32 किलोमीटर से कम हो गई तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 0.032 √VF तो वही रहेगा, प्लस 0.763 माइनस 0.271 F⁴। तो ऐसे ही आप ऊपर ही ऊपर इसको ध्यान रखिएगा, इतना ये नहीं है कि कंपलसरी याद रखना ही है, पर हाँ इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने इस कोडल प्रोविजन से हाइट ऑफ वेव निकाली। अब जो हाइट ऑफ वेव फॉर्म होती है वो स्टिल वाटर सरफेस से 2HW/3 ऊपर और HW/3 नीचे एक्ट करती है, तो टोटल ये हाइट ऑफ वेव हो गई। ठीक है। तीसरा, ये सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, जितना मैं बोल रहा हूं लगातार ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। तीसरी चीज, जो आपकी वेव प्रेशर है, ठीक है, वो कितनी लेंथ में ग्रेविटी डैम के एक्ट करेगा, क्योंकि वेव एक प्रेशर मारेगी तो किसी पर्टिकुलर लेंथ पे ही तो एक्ट करेगी, तो दैट इज 5/3 HW। तो 5/3 HW लेंथ पे वेव प्रेशर एक्ट करता है। अब इसकी प्रोफाइल भी ट्रायंगुलर होती है, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये वेव प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2.4 गामा W HW। तो दैट इज द मैक्सिमम वेव प्रेशर फोर्स, और ये एक्ट करता है HW/8 फ्रॉम स्टिल वाटर सरफेस, HW/8 ऊपर स्टिल वाटर सरफेस से। और अगर इसको टोटल की बात करूं तो टोटल इसका एरिया होगा, तो टोटल वेव प्रेशर कितना एक्ट करता है, 2 गामा W HW स्क्वायर, और ये एक्ट करता है 3HW/8 पे, कहां से, स्टिल वाटर सरफेस से। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे। तो ये तो बात होगी कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो हमारे ग्रेविटी डैम में एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें हमारा ग्रेविटी डैम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो सबसे पहला आपका फेलियर हो सकता है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग कब होगा, जब आपका जो रिजल्टेंट है ऑफ ऑल द फोर्सेज पासेज द टो, जो टो को पास कर जाए, यहां से पास कर जाए, है ना, तो ऐसे केस में आपका डैम क्या हो जाएगा,
ओवरटर्न हो जाएगा, या ऐसा बोल दूं ओवरटर्निंग मोमेंट ज्यादा हो जाए रेजिस्टिंग मोमेंट से। तो ओवरटर्निंग इधर को लग रहा है क्लॉकवाइज में और रेजिस्टिंग इधर को लग रहा है, तो ओवरटर्निंग ज्यादा हो जाएगा तो डैम क्या हो जाएगा आपका ओवरटर्निंग में फेल हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उससे पहले ही आपका डैम किसी और चीज में फेल में आ जाएगा, जैसे क्रशिंग वगैरह में फेल हो जाएगा। तो इस केस में आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट का रेशियो। 1.5 से हमेशा ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, जनरली 2 से 3 ली जाती है, ठीक है। अब अगर आपका जो फोर्स है, जितने भी रिजल्टेंट फोर्स हैं वो डैम की बॉडी पे ही हैं, या ऐसा बोल दो कि जो आपकी स्लाइडिंग फोर्सेस हैं वो ज्यादा हो जा रहे हैं रेजिस्टिंग मूवमेंट से, तो आपका जो डैम है वो आपका क्या हो जाएगा स्लाइडिंग में फेल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको स्लाइडिंग को रोकना है तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है जो आपका डेवलप हो रहा है, ये दिख रहा होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, स्लाइडिंग फोर्सेस से। तो इसके लिए फिर से हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, तो कैसे निकालते हैं, दैट इज म्यू आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू 0.65 से 0.75 के बीच में लाई करती है, म्यू अपॉन सिग्मा ऑफ एफ बी वर्टिकल फोर्सेस अपॉन एफ एच कौन है, स्लाइडिंग फोर्सेस, ठीक है। अब ये तो बात होगी अगर आपके डैम कैसे हैं, लो ग्रेविटी डैम। बट अगर मैं बात करूं हाई ग्रेविटी डैम की, तो हाई ग्रेविटी डैम के केस में शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, और उस समय यह फॉर्मूले में प्लस बी इंटू क्यू और हो जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा बी इंटू क्यू और हो जाएगा, जहां पर बी विड्थ है और क्यू आपका एवरेज शियर स्ट्रेंथ एंड जॉइंट है, जिसकी वैल्यू जनरली 1400 से लेके 4000 किलो न्यूटन पर मीटर के बीच, पर मीटर स्क्वायर के बीच में रेंज करती है, ठीक है। अब जब हम हाई ग्रेविटी डैम के केस में शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट को भी अकाउंट में लेते हैं, तो उस समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ही नाम से बुलाया जाता है शियर फ्रिक्शन फैक्टर। और यह क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, तो हमेशा होनी चाहिए किससे, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फेलियर आता है दैट इज क्रशिंग फेलियर। तो क्रशिंग फेलियर या कंप्रेशन फेलियर कब आएगा, जब आपके जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हैं वो एक्सीड कर जाएं अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को, और जो अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं डैम के केस में वो जनरली 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अराउंड होते हैं। तो अगर ये वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, तो हमारा डैम क्या होगा, फेल हो जाएगा क्रशिंग में। तो इसके लिए मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो डायरेक्ट वर्टिकल स्ट्रेस एट द बेस जो होता है वो किसके बराबर होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, दैट इज सिग्मा ऑफ एफ बी अपॉन बी 1 प्लस माइनस 6e अपॉन बी। अब यहां पर से जो टर्म है सिग्मा एफ बी तो क्या हो गया, वर्टिकल फोर्स हो गया, वी विड्थ होगी, ई इसेंट्रिसिटी होगी, बी फिर से विड्थ होगी। अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो यहां पर प्लस साइन ले लेना, और मिनिमम की बात करोगे तो यहां पर क्या ले लेना, आप माइनस साइन ले लेना, ठीक है। अब यहां पर से फिर से 2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। अगर आपका डैम फुल कंडीशन में है तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, पी मैक्स आएगा, वो कहां पर आएगा, आपके टो पे आएगा। कहां पर आएगा, टो पे। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट टो, और जो मिनिमम आएगा वो कहां पर आएगा, हील पे आएगा। और अगर डैम एम्प्टी कंडीशन में है तो वाइस वर्सा, उल्टा। तो जो मैक्सिमम अगर आपका एम्प्टी कंडीशन में है तो आपका जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है वो कहां पर आता है, हील पे आता है, और मिनिमम कहां पे आता है, आपके टो पे आता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, टेंशन फेलियर भी हो सकता है। तो टेंशन फेलियर जब तब होगा जब टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहे हैं वो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए, और जो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल टू 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टेंशन में आपका जो डैम होता है वो रियली फेल होता है, क्योंकि जो टेंशन होते हैं वो इतने जल्दी आते नहीं है हमारे डैम में। तो अगर आ भी गए और कुछ टाइम के लिए सस्टेन रह गए तो वो क्या कर देते हैं, हमारे डैम में क्रैक जनरेट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो टेंसाइल स्ट्रेस हैं या नो टेंशन, कहीं पर भी आपकी टेंशन डेवलप ना हो, तो उसके लिए पी मिनिमम की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जब आप पी मिनिमम की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके वहां से ई की वैल्यू आएगी ई इक्वल टू बी बाई 6, ठीक है। तो ई की वैल्यू बी बाई 6 आएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फॉर नो टेंशन कंडीशन, ठीक है, नो टेंशन कंडीशन के लिए ई शुड बी इक्वल टू, तो कितना होना चाहिए, बी बाई 6, इसेंट्रिसिटी शुड बी इक्वल टू बी बाई 6। इसके अलावा ये तो आपके कैसे थे, जो आपके डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहे थे। इसके अलावा आपके जो डैम होते हैं वहां पर कौन कौन से स्ट्रेस और लगते हैं, प्रिंसिपल और शियर स्ट्रेस। तो इसके एनालिसिस के लिए एक टुकड़ा पकड़ के यहां पर ले लिया, तो आपको डायरेक्ट फिर से यहां पर रिजल्ट याद रखना है। तो रिजल्ट क्या आता है, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस पी बी सेक स्क्वायर अल्फा, P डैश 10 स्क्वायर अल्फा, PE 10 स्क्वायर अल्फा। तो PV क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर,
पी डैश क्या है, टेल वाटर प्रेशर की वजह से जो आपका फोर्स लग रहा है, और पीई क्या है, अर्थक्वेक प्रेशर। तो आप सोचो आपसे सवाल कैसा आएगा, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना एक्ट करता है वो बताओ, तो आपको इस फॉर्मूले में टिक मारना है। दूसरा सवाल क्या आएगा, अगर अर्थक्वेक प्रेशर को इग्नोर कर दोगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना लगेगा, तो इतना लगेगा भाई। और अगर टेल वाटर प्रेशर को भी कंसीडर नहीं करोगे तो कितना लगेगा, इतना लगेगा भाई। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। तो पीवी सेक स्क्वायर अल्फा, अगर आप टेल वाटर और अर्थक्वेक प्रेशर दोनों को इग्नोर कर दो, अगर केवल अर्थक्वेक को इग्नोर कर रहे हो तो पी डैश पीवी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है, इनके बीच का एंगल, जो मैंने यहां से पार्ट तोड़ रखा है। सिमिलरली शियर स्ट्रेस के लिए भी फॉर्मूला है पीवी टेन अल्फा माइनस पी डैश टेन अल्फा पीई टेन अल्फा। तो पीवी आपके वर्टिकल स्ट्रेस, पी डैश टेल वाटर के वजह से जो प्रेशर लग रहा है, पीई अर्थक्वेक के। अब सवाल क्या आता है कि प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर, जो टेल वाटर की प्रेजेंस है वो आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को क्या करेगी, बढ़ाएगी, दोनों को घटाएगी, दोनों को बढ़ाएगी, एक को बढ़ाएगी एक को घटाएगी। तो ध्यान दें, अगर आपके टेल वाटर प्रेजेंट है तो देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस की ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है, तो जो टेल वाटर की प्रेजेंस है तो आपकी वो प्रिंसिपल एज वेल एज शियर स्ट्रेस दोनों की वैल्यू को क्या करती है, घटाती है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन यहां से इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम आते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम की बात करें तो पहला क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम में आप कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर करते हो। तो 3 मेन फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है, सेल्फ वेट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड आपका वाटर का प्रेशर। ठीक है, दूसरी चीज ये कंसीडर करनी है जो एलिमेंट्री प्रोफाइल रहेगी वो कैसी रहेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा ये रखना है कि नो टेल वाटर, जो टेल वाटर है वो आपका नहीं रहेगा जब भी हम एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम की बात करेंगे। तो इसमें भी आपका ये टोटल जो सेल्फ वेट है कितना आएगा, ये सारा चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जैसे सेल्फ वेट क्या होगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से निकाल दिया टोटल सेल्फ वेट कितना एक्ट कर रहा है। ऐसी वाटर का प्रेशर, ऐसी अपलिफ्ट का प्रेशर, है ना। अब इसमें मेन चीज आपकी क्या पूछी जाएगी, अगर आपका जो डैम है एम्प्टी कंडीशन में है, डैम कौन सी कंडीशन में है, एम्प्टी कंडीशन में है, तो उस केस में आप कौन सा फोर्स कंसीडर करोगे। तो उस समय जब एम्प्टी होगा तो वाटर का प्रेशर हट गया, और वाटर का प्रेशर हट गया तो अपलिफ्ट प्रेशर भी हट गया। तो उस कंडीशन में केवल और केवल एक फोर्स कंसीडर किया जाएगा, दैट इज इट्स सेल्फ वेट। ठीक है, तो सेल्फ वेट से जब हम यहां पर वैल्यू रखते हैं कि स्ट्रेस हील पे कितना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि अगर आपका डैम एम्प्टी कंडीशन में होगा तो हील पे आपके ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होंगे और टो पे क्या होंगे, सबसे कम। तो यहां पर हमने वैल्यू रखनी है बस, तो ये हमें पता ही है फॉर्मूला। तो ई की वैल्यू b/6 लेते हैं, तो यहां पर आपने सॉल्व किया तो आपका जो स्ट्रेस एट हील आएगा जब आपका डैम एम्प्टी कंडीशन में होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज 2W/b। तो इसको हम बोल सकते हैं W/b तो क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस, उसका दुगना एक्ट करता है कब, हील पे, अगर डैम हमारा क्या है, एम्प्टी है। और 0 हो जाएगा कब, अगर आपका टो की बात करेंगे, तो यहां पर b की जगह रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट अगर आपका डैम फुल कंडीशन में है तो उस केस में आपको हर चीज बतानी पड़ेगी कि ओवर टर्निंग के लिए मिनिमम विड्थ कितनी लेनी पड़ेगी, आपके जो टेंशन फेलियर है उसको रोकने के लिए कितनी लेनी पड़ेगी, आपके स्लाइडिंग फेलियर को रोकने के लिए कितनी लेनी पड़ेगी, और आपके जो हाइट है उसके लिए कितनी लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम हाइट। तो बी मिनिमम अगर आपने ओवरटर्निंग फेलियर को रोकना है तो h/√2 SC - C। C यहां पर अपलिफ्ट कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू 0 ले लेना अगर अपलिफ्ट प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हो, और 1 ले लेना अगर कंसीडर कर रहे हो। और जब भी आपसे क्रिटिकल विड्थ की बात करें तो C की वैल्यू 0 रख के आप क्रिटिकल निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से ऐसी स्लाइडिंग के लिए बात करेगा h/μ SC - C। फिर लास्ट आपके लिए बात करेगा किसके लिए, टेंशन के लिए, तो h/√SC - C। ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये डेरिवेट करके आते हैं पर एग्जाम क्वेश्चन में डायरेक्ट यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो क्रिटिकल की बात करोगे फिर से SC रख देना। तो इन तीनों में जो मिनिमम विड्थ आपने ओवरटर्निंग के लिए निकाली, ओवरटर्निंग को रोकने के लिए इतनी मिनिमम विड्थ प्रोवाइड करानी है, स्लाइडिंग को रोकने के लिए इतनी करानी है, टेंशन को रोकने के लिए इतनी करानी है, तो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही विड्थ प्रोवाइड कराएंगे हम ग्रेविटी डैम की। तीसरा, अगर आपके कंप्रेशन फेलियर को रोकना है तो कंप्रेशन में हम किसकी बात करते हैं, हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट जो ली जाएगी F/Γ/W SC - C + 1। फिर से अपलिफ्ट कोफिशिएंट को 0 कर देना अगर अपलिफ्ट फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे होगे। तो ये जल्दी जल्दी में मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जो आपके ग्रेविटी डैम से पूछे जाते हैं। आप इजीली इन टॉपिक को भी कवर करके, जितना आपने 15 मिनट 20 मिनट में सुना है इसको कवर करेंगे तो आपके सभी ग्रेविटी डैम के क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग के फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके के लेक्चर लाइक कर रहे हैं, और डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी हम आपके अपलोड कर चुके हैं। थैंक यू।